जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एजेड क्लासेस। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, स्पेशली फॉर एसएससी जीडी, यानी विशेष रूप से एसएससी जीडी के लिए। जिन लोगों के 10th से अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा प्रैक्टिस सेट। और जो अभी स्पेशल भर्ती जो निकली हैं 10+2 से एसएससी के थ्रू, उनके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द विटामिन विच इज वाटर soluble and generally exerted in urine is, यानी विटामिन जो पानी में घुलनशील होता है और आमतौर पर मूत्र से उत्सर्जित होता है। तो जनरली दो विटामिन हैं जो हमारी वाटर soluble होती हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। यानी दो विटामिन हैं जो हमारी वाटर soluble हैं, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है आमतौर पर मूत्र में उत्सर्जित होती हैं, वो हमारी एक विटामिन सी है जो वाटर soluble भी है, यानी पानी में घुलनशील भी है और मूत्र से उत्सर्जित होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा हो गया सी, विटामिन सी। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग ऑफ बोन्स, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी हड्डियों के कमजोर होने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है किसकी? कैल्शियम की। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियां कैसी हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। तो हमें इसका आंसर मिल गया कैल्शियम, ए। नेक्स्ट, नेम द विटामिन नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड, यानी किसी भी पशु भोजन में नहीं पाए जाने वाले विटामिन का नाम बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यानी ऐसी कौन सी विटामिन है जो पशुओं के भोजन में जनरली नहीं पाई जाती, तो वो है हमारी विटामिन सी। नेक्स्ट, विटामिन ए इज मेनली स्टोर्ड इन, यानी जो हमारा शरीर है, मानव शरीर है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन ए मुख्य रूप से संग्रहित किया जाता है, यानी विटामिन ए किसके द्वारा संग्रहित मतलब स्टोर किया जाता है? लंग्स, फेफड़े, किडनी, गुर्दा, ब्रेस्ट, स्तन, लीवर, यकृत। यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा स्टोरेज है जिसमें हम विटामिन ए को स्टोर कर सकते हैं? तो वो है हमारा लीवर। ठीक है, हमारा आंसर डी सही है, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ वन द फॉलोइंग कॉज नॉक नी, बोलेक्स एंड पिजन चेस्ट, निम्नलिखित में से किसकी कमी से घुटने, धनुष पैर और कबूतर छाती का कार्ड बनती है? देखो, इसका मतलब है इसने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। इसने सूखा रोग ना कह के कुछ पर्टिकुलर्स डाल दिए, जिसमें जो नौकनी हो जाते हैं, यानी धनुष की तरह पैर हो जाते हैं और कबूतर की तरह जो छाती हो जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सूखा रोग। सूखा रोग, और सूखा रोग हमारा होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस इज, यानी गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इथेन, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो मैंने जो फर्स्ट जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें मैंने सीएनजी का जिक्र किया था। सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसका भी जो हमने मुख्य घटक देखा था तो क्या था? मीथेन था, CH4 मीथेन। ठीक है, तो गोबर गैस के बारे में है, गोबर गैस इज प्राइमरली मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड मे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, मॉइस्चर एंड सिलोक्सेंस। यानी गोबर गैस मुख्य रूप से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, नमी और सिलोक्सेन की थोड़ी मात्रा से बनी होती है। यानी जो मुख्य घटक है वो है हमारा इसका मीथेन, यानी CH4। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। या तो देखो CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक आपसे पूछने के लिए आ जाए, या गोबर गैस का मुख्य घटक आपसे पूछने के लिए आ जाए, तो प्रत्येक में ऑप्शन हमें लगाना है मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट, विटामिन B1 इज नोन एज, विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन बी का जो नाम है वो है थायमीन। ठीक है,
विटामिन बी को जो B1 है उसको हम थायमिन के नाम से जानते हैं। फिर जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैंने आपके लिए विटामिन्स का पूरा चार्ट प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। यानी विटामिन्स, ये विटामिन्स, विटामिन्स के नेम एंड फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस क्या हैं और सोर्सेस क्या हैं, किन किन सोर्सेस से ये विटामिन्स प्राप्त की जा सकती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है विटामिन ए, रेटिनॉल, कभी कभी क्वेश्चन विटामिन ए का भी पूछा जाता है। विटामिन बी, थायामीन, एंड पूछा जाता है विटामिन 12 के बारे में, कोबालेमिन। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और विटामिन ई, टोकोफेरॉल। यानी मैंने ए से लेकर के तक सारे विटामिन का आपके लिए चार्ट प्रोवाइड करा दिया है। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन B1 थायमीन जिसे हम बोलते हैं, विटामिन ए रेटिनॉल जिसे बोलते हैं, B12 कोबालेमिन, ठीक है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, एंड विटामिन ई, टोकोफेरॉल, ठीक है। नेक्स्ट, chemical generally used in explosive device as well as fertilizers। यानी रासायन आमतौर पर ये जो विस्फोटक उपकरण है उसके साथ साथ उर्वरकों में भी उपयोग किया जाता है। यानी दो कंडीशन है इसमें, यानी ऐसा रसायन का नाम हमें ऑप्शन A, B, C, D से चूज करना है जो विस्फोटक उपकरण बनाने के साथ साथ किस में यूज किया जाता हो, किस में, उर्वरकों में। तो सबसे पहला है हमारा सोडियम थायोसल्फेट, सेकेंड अमोनियम नाइट्रेट, एंड जिंक ऑक्साइड एंड ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड क्या है, हमारी विस्फोटक उपकरण बनाने में यूज नहीं होती। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट का आमतौर पर यूज हम कहाँ करते हैं, विस्फोटक उपकरण बनाने में, तथा ये उर्वरकों में भी यूज की जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या, कि रसायन आमतौर पर विस्फोटक उपकरण के साथ साथ उर्वरकों में उपयोग किया जाता है उसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। अब यहाँ हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, यानी D2। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम जानते हैं, D2O को हम भारी जल बोलते हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम जानते हैं, क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। अब जो हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है वो है हमारा सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3, ठीक है। यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। वॉशिंग सोडा का मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन बी सही है, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। फिर पूछ सकता है आपसे कि बताइए भारी जल का फॉर्मूला क्या है। तो भारी जल या तो डायरेक्ट D2O लिख के दे देगा या फिर ट्वाइस H2O लिख के दे देगा, ठीक है। नहीं, H2O सिर्फ अगर हो तो वो जल का फॉर्मूला हो गया, अगर वो ट्वाइस H2O हो जाता है तो वो हो जाता है भारी जल, या फिर ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी लिख के दे देगा आपको, ठीक है। तो आपसे भारी जल का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, यानी बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिख के दे देगा या इसका फॉर्मूला भी लिख के दे देगा NaHCO3, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, वो है हमारा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट, ड्राई आइस का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। फर्स्ट, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड नाइट्रोजन, ठोस नाइट्रोजन N2, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, यानी जिसे हम अनबुझा चूना भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, या नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये तो हमारा क्विक लाइम का फॉर्मूला होगा, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, ठीक है। अब हमारे 2 बचते हैं, यानी एक तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और सॉलिड नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या होती है, ठंडी गैस। नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस कैसी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। अब हमें ड्राई आइस मतलब
ऐसी आइस होनी चाहिए जो बिल्कुल सूखी हुई, जिसे मतलब हम सॉलिड फॉर्म में ले सकें। तो हम ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो सॉलिड आइस है या हम जिसे बोल सकते हैं जो ड्राई आइस है, उसका नाम है या उसका जो रासायनिक नाम है वो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर, इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, बी कैल्शियम ऑक्साइड, CaO जो अभी हमने पढ़ा था बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो ये तो ब्लीचिंग पाउडर होगा नहीं क्योंकि इसे हम अनबुझा चूना बोलते हैं, CaO। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आ जाइए आप फर्स्ट ऑप्शन पे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। यानी जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका फॉर्मूला ये होता है CaOCl2। ठीक है, या फिर CaClO का होल ट्वाइस। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से अनभुजा चूना या अनबुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बोलोगे कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैचेस, यानी माचिस के निर्माण में प्रयुक्त रसायन क्या है? टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का यूज नहीं करते हम। टेफ्लॉन का जनरली यूज होता है कपड़े बनाने में। कौन से कपड़े बनाने में? रैन, यानी हम बोल सकते हैं बारिश रोधी। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट, फास्फोरस, आर्गन एंड रेडन। आर्गन के बारे में आप जानते हैं। फास्फोरस क्या है? फास्फोरस क्या है? ज्वलनशील होता है। ठीक है, फास्फोरस क्या होता है? ज्वलनशील होता है। और मैच बॉक्स पे जो हम मसाला लगाते हैं या मैच बॉक्स बनाते हैं, तो जो उसकी तीली होती है उस पे हम ऐसा कोई पदार्थ लगाते हैं जो जब उसको फ्रिक्शन किया जाए, यानी जब उसका किसी के साथ घर्षण किया जाए, तो क्या उत्पन्न हो सके? आग उत्पन्न हो सके। ठीक है, यानी माचिस का यूज हम किस लिए करते हैं? आग को उत्पन्न करने में करते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा फॉस्फोरस, यानी फॉस्फोरस ऐसा एक रसायन है जो माचिस के निर्माण के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग व्हाट इज द यूजेस ऑफ द टेफ्लॉन, यानी निम्नलिखित में से टेफ्लॉन के उपयोग क्या हैं? मैंने आपको भी क्वेश्चन नंबर 12 में बताया था कि टेफ्लॉन है वो हम वाटर प्रूफ कपड़ों के बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका है, इट इज यूज्ड इज इन मेकिंग वाटर प्रूफ फैब्रिक, यानी इसका उपयोग जल रोधक कपड़े बनाने में किया जाता है। तो ये तो आपको पता चल गया क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका आपको। नेक्स्ट, इसका उपयोग नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में किया जाता है, ये भी सही है। यानी जो हमारा टेफ्लॉन है उसका उपयोग हम तो एक तो जल रोधक कपड़े बनाने में करते हैं, एक नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में करते हैं, एंड नेक्स्ट है इसका उपयोग, यानी इट इज़ यूज्ड फॉर कोटिंग मेडिकल अप्लायंसेस। हाँ, ये भी सही है, यानी चिकित्सा उपकरणों की जो कोटिंग की जाती है वो किससे की जाती है? टेफ्लॉन से की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो डी है हमारा वो है नो यूज़, कोई उपयोग नहीं। तो कोई उपयोग नहीं, ये तो हमारा सही हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें ऑप्शन पहला जो मैंने आपको 12th जो क्वेश्चन था उसमें बता चुका था कि जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन का हम यूज़ कहाँ करते हैं? जल रोधक कपड़े बनाने में, यानी वाटर प्रूफ कपड़े बनाने में करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो ये ए दे रखा है वो भी सही है, बी है वो भी सही है, सी है वो भी सही है। तो अब हमें ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3 एंड 4, ए एंड बी, ए एंड सी, ए बी एंड सी, यानी हमारी तीनों कंडीशन सही हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड सही, यानी ए बी सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इन द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है, और कितना इंपॉर्टेंट है? 100% इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी के लिए, एसएससी पूछ सकता है कि जो अम्लीय वर्षा होती है उसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो उसके लिए भाई सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 जिम्मेदार होती है। ठीक है, अब इसमें एक आता है वर्ड CFC।
ठीक है। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और CFC एक मुख्य घटक है किसका? किसका? ग्रीन हाउस गैसेस का। ठीक है। यानी जो मैंने आपको फर्स्ट प्रैक्टिस सेट पढ़ाया था उसमें ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया था। यानी ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर का यानी वातावरण का टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं और इंक्रीज ही करती रहती हैं। उनमें से एक मुख्य जो गैस थी वो ये थी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि निम्नलिखित में से जो अम्लीय वर्षा होती है, जो एसिडिक रेन होती है, वो किस गैस के कारण होती है, यानी कौन सी गैस उसके लिए जिम्मेदार है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग विच गैस यूज्ड इन LPG? निम्नलिखित में LPG में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ठीक है। ब्यूटेन, ऑप्शन ए है ब्यूटेन, बी है प्रोपेन, सी है इथेन एंड डी है ब्यूटेन, प्रोपेन एंड इथेन। नहीं, जो LPG गैस है जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं उसका कुकिंग के लिए, ठीक है, उसमें हमारी तीनों गैसें यूज़ होती हैं। यानी तीनों गैसों के मिश्रण से LPG गैस का निर्माण होता है जिसमें आ जाती है ब्यूटेन, प्रोपेन एंड इथेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, केमिकल यूज्ड इन द ब्रेथ टेस्ट टू चेक ड्रंक ड्राइविंग। यानी शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच के लिए जो ब्रेथ टेस्ट होता है उसमें इस्तेमाल किए जाने वाला केमिकल क्या है? आपने देखा होगा कि जनरली क्या बोलते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, वो इस यंत्र का यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? कि कोई व्यक्ति या कोई अमुक व्यक्ति ड्रिंक करके यानी अल्कोहल का सेवन करने के बाद गाड़ी तो नहीं चला रहा। तो जो ये इंस्ट्रूमेंट है वो इस इंस्ट्रूमेंट में हम कौन से केमिकल का यूज़ करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि जैसे ही हम उसकी ब्रेथ टेस्ट करते हैं, यानी ब्रेथ मतलब श्वास को हम क्या करते हैं उस यंत्र में उस अमुक व्यक्ति द्वारा बोला जाता है कि इसमें आप फूंक मारिए, उससे हमें पता चल जाएगा कि आपने ड्रंक यानी अल्कोहल ड्रंक किया है, यानी शराब पी है या नहीं पी है। तो वो है हमारा फर्स्ट ए, डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है या तो सीधा नाम पूछ लेगा। ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, या फॉर्मूला पूछ लेगा आपसे तो इसका फॉर्मूला भी मैंने प्रोवाइड कराया आपको, Cr2H2K2O11 एंड S। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि जो ट्रैफिक वाले होते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, वो जो जिस यंत्र का यूज़ करते हैं क्या चेक करने के लिए? ड्रंकन ड्राइविंग, यानी अल्कोहल पीने के बाद कोई व्यक्ति ड्राइविंग तो नहीं कर रहा। उस यंत्र में कौन सा केमिकल यूज किया जा सकता है? तो आप फटाक से बता सकते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका रासायन केमिकल फॉर्मूला है Cr2H2K2O11S। ठीक है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग नॉन मेटेलिक एलिमेंट विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी निम्नलिखित में से गैर धातु तत्व जो कमरे के तापमान पर तरल है। देखो, आयोडीन भी गैर धातु है, ब्रोमीन भी, क्लोरीन गैस है। ठीक है। एंड नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अब हमें ऐसा गैर धातु यानी ऐसा एलिमेंट चूज करना है जो धातु नहीं होना चाहिए। ठीक है। नॉन मेटेलिक, ये नॉन मेटेलिक। तो आयोडीन भी नॉन मेटेलिक है, ब्रोमीन भी नॉन मेटेलिक है, क्लोरीन क्या है? गैस है। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, हमारा ब्रोमीन सही है। ठीक है। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटेलिक एलिमेंट है जो कमरे के तापमान पर या कमरे के या रूम टेम्परेचर पर कैसा रहता है? क्या बोल सकते हैं? कमरे के तापमान पर कैसा रह सकता है? लिक्विड, लिक्विड तरल बोल सकते हैं जैसे। ठीक है। लिक्विड फॉर्म में रहता है ये रूम टेम्परेचर। ज़्यादातर हम रूम टेम्परेचर लेते हैं वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द टेम्परेचर इंक्रीजेज रैपिडली आफ्टर, यानी इसके बाद तापमान तेजी से बढ़ता है। तो हमारे पृथ्वी के बाहर कई सारी लेयर्स हैं। ठीक है। आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। यानी बहुत सारी ऐसी लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं।
अब हमें ये इनमें से देखना है कि कौन सी लेयर है, कौन सी पर्टिकुलर लेयर है जिसके बाद जो टेम्परेचर है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाता है। हम जानते हैं कि जो हमारा आयनोस्फीयर होता है, जो आयनोमंडल होता है, सॉरी आयन मंडल होता है, उसमें हमारी ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, तो ओजोन परत क्या करती है कि जो हार्म, जो हमें हमारे जो शरीर को हार्म यानी कष्ट पहुंचाने वाली, जो सूर्य से आने वाली जो विकिरण ऊर्जा है, जो हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, उसको रोकती है। ठीक है, अर्थात हमें ये भी इससे ज्ञात होता है कि अगर आयन मंडल से हम ऊपर देखें तो आयन मंडल से ऊपर क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि उसमें ज़्यादा हार्मफुल गैसेज हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया कि आयन मंडल के बाद जो टेम्परेचर है वो रैपिडली इंक्रीज होता है, यानी तेजी से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो हमारी लेयर्स हैं उसका मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। ठीक है, अब लेयर ट्रस्ट यानी टी आर, ट्रोपोस्फेयर जिसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, ये पृथ्वी की बाहर यानी 7 किलोमीटर प्लस, यानी जो पृथ्वी की जो ये बाहरी परिधि बोल सकते हैं हम, जो ये बाहरी परिधि है उससे 7 किलोमीटर के अराउंड कौन सा मंडल पाया जाता है? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। फिर आता है ट्रस्ट का एस टी, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल। ठीक है, जो 10 किलोमीटर प्लस में पाया जाता है। फिर आ जाता है मी यानी मीजोस्फेयर यानी मध्य मंडल, वो 50 किलोमीटर प्लस। नेक्स्ट इन आई आयनोस्फेयर यानी 60 किलोमीटर प्लस। फिर द यानी थर्मोस्फेयर 80 किलोमीटर प्लस, जिसे हम तापमंडल बोलते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है ई एक्स एक्सोस्फेयर बाहर मंडल, यानी वो 500 किलोमीटर प्लस। तो ये आप ये शॉर्ट ट्रिक दे रखी है ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, जिससे आप सारी जितनी भी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की आप उन्हें याद कर सकते हो। ठीक है, क्रम वाइज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। और जो आयन मंडल है इसके बाद जो टेम्परेचर है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट द अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी चेक्ड बाई, पराबैंगनी किरणों की जांच की जा सकती है। जहां कहीं आपको पराबैंगनी किरणों की जांच करने की बात आ सकती है तो सीधा हम लगाएंगे क्रूक्स कांच द्वारा। ठीक है, यानी क्रूक्स ग्लास द्वारा, यानी जो क्रूक्स कांच होता है उसका यूज हम पराबैंगनी किरणों की जांच के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड देन, यानी जब शरीर का वेग दोगुना कर दिया जाता है। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज डबल्ड, इसकी संभावित ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। बी इट्स एक्सेलरेशन विल बी डबल्ड, इसका त्वरण दोगुना हो जाएगा। इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी डबल्ड, इसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। अब गतिज ऊर्जा के बारे में आप जानते हो कि किसी पिंड की या फिर किसी भी तत्व की, अब हम मान लेते हैं हमारा शरीर एक पिंड ही है और उसकी गति में अगर हम बदलाव कर देते हैं, हमने उसको क्या कर दिया? दोगुना कर दिया। और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर आता है। अगर आप वी को दोगुना करोगे तो ये कितनी हो जाएगी? दो का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो अगर ये 4 गुना होता है, यानी अगर हम यहाँ पे आंसर होता है कि इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, तो हम फटाक से आंसर सी लगा देते। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म पता चल गया हमें गलत है। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज डबल्ड, इसकी संभावित ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाता है लास्ट डी, इट्स मोमेंटम विल बी डबल्ड, इसका संवेग दोगुना हो जाएगा। अब किसी भी बॉडी का संवेग का हम फॉर्मूला जानते हैं, P इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी, जहाँ पे एम क्या होता है? मास ऑफ बॉडी। ठीक है, तो शरीर का मास यानी द्रव्यमान हो गया, वी वेग हो गया। अगर वी को हम दोगुना कर देंगे तो संवेग भी हमारा दोगुना हो जाएगा। ठीक है, यानी मास अनचेंज्ड रहेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। अगर हम वेलोसिटी को दोगुनी कर देंगे तो हमारा मोमेंटम भी दोगुना हो जाएगा। हम वेलोसिटी को 3 गुना कर देंगे तो हमारा मोमेंटम भी 3 गुना हो जाएगा। अगर हम वेलोसिटी को 4 गुना कर देंगे तो हमारा मोमेंटम भी 4 गुना हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही है कि यदि हम शरीर के वेग को दुना कर देते हैं या दुगना कर देते हैं
तो उसका जो मोमेंटम है, उसका जो संवेग है, वो कैसा हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।